हेलो दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रॉन की तलाश में निकले हैं और सेल और सबसेल से होते हुए आज ऑर्बिटल तक आ पहुंचे हैं। तो ऑर्बिटल के बारे में हमें जिस क्वांटम नंबर से जानकारी मिलती है उसे हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे हम लोग m से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक वैसे ही जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर अपने डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट सबसेल के बारे में बताता था। जैसे L का वैल्यू जब 0 होता था तो S, 1 होता था तो P, 2 के लिए D, उसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी अपने डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या वैल्यू ले सकता है, यानी कि m के वैल्यू के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू यानी कि L का वैल्यू n पे डिपेंड करता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता था। यानी कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू n का वैल्यू अगर 4 हो तो L होता था 0 से लेके n-1 यानी कि 4-1 तक, तो 0 से लेके 3 तक। ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो L पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर n दिया हुआ होता था तो हम लोग L का वैल्यू पता करते थे, उसी तरह से अगर L दिया हुआ होगा तो हम लोग m का वैल्यू पता कर पाएंगे। तो m का वैल्यू जो होता है वो -L से लेके L तक का सारा इंटीजर होता है इंक्लूडिंग 0। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे L का वैल्यू 0 है तो -0 से लेके +0 तक का सारा इंटीजर होगा। तो -0 से +0 के बीच एक ही इंटीजर आता है, वो है 0। तो अगर L 0 है तो m का वैल्यू भी 0 होगा। लेकिन अगर L का वैल्यू 1 है तो -1 से लेके +1 तक का सारा वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू यानी कि -1, 0 और +1। ठीक उसी तरह से अगर L का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू -2 से लेके +2 तक का सारा इंटीजर यानी कि -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक उसी तरह से जब L का वैल्यू 3 होगा तो m का वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ये m का हर एक वैल्यू जो है ये अपने आप में एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे L का वैल्यू सबसेल को रिप्रेजेंट करता था, तो m का वैल्यू जहां पे केवल 0 है मींस इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। यानी कि S सबसेल में L अगर 0 है तो S सबसेल के लिए m का वैल्यू एक ही है जो कि है 0, मींस S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। और ऑर्बिटल को हम लोग डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो इसे हम लोग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो ठीक उसी तरह से जब L = 1 है यानी कि P सबसेल जब है तो m का 3 वैल्यू है, -1, 0 और +1। यानी कि इस केस में 3 ऑर्बिटल होगा, तो उसको 3 डब्बे से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक उसी तरह से जब L = 2 है, मतलब L2 होता था D सबसेल के लिए, तो D सबसेल में 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग m का वैल्यू है, यानी कि इसमें 5 ऑर्बिटल होगा। उसको हम लोग ऐसे डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 5 डब्बा। उसी तरह से L3 होगा F के लिए, तो F सबसेल में आप काउंट कर सकते हैं 7 अलग अलग m का वैल्यू है, इसका मतलब इसमें 7 ऑर्बिटल होगा। अच्छा, तो इन सब का अलग अलग नाम होता है। जैसे P में 3 ऑर्बिटल है तो इसका नाम है Px, Py, Pz। ठीक उसी तरह से D में 5 ऑर्बिटल है तो इसको Dxy, Dyz, Dzx, यहाँ पे Dz² और Dx² y² इसका नाम होता है। अब इसका नाम Px, Py, Pz क्यों होता है, इसका नाम Dxy, Yz क्यों होता है, इसको हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें P ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बेल शेप का होता है, ऐसा, इसको हम लोग डम्बेल शेप बोलते हैं। और ये जब x एक्सिस पे रहता है तो उसे px बोलते हैं,
जब y एक्सिस पे रहता है तो पी वाई बोलते हैं। ठीक इसी तरह से पी जेड और इसका भी नेमिंग है। ये हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल में डिटेल में समझेंगे। यहाँ आप बस इतना समझिए कि जितना m का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल उस सब सेल में होता है। अब इस बात को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब L का वैल्यू गिवन हो तो हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला था 2L + 1। तो यहाँ पे देखें L का वैल्यू 1 है तो 2 × 1 + 1 = 3। तो L का वैल्यू जब 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3। यहाँ M से भी देख रहे हैं आप लोग और L वाले फॉर्मूला से भी ये आ रहा है। तो अब एक चीज और हम लोग समझते हैं कि क्या यहाँ पे ऐसा है कि ये -1 जो है वो px को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 जो है वो py को रिप्रेजेंट कर रहा है और +1 जो है वो pz को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे -1 से आप px को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, py को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और pz को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर -1 से किसी एक को आप रिप्रेजेंट कर दिए तो फिर उसी नंबर से इस दोनों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे dxy और dyz है तो dxy को हम इन पांचों में से कोई किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए -2 से रिप्रेजेंट कर दिए, -2 से ही नहीं, आप इसको +2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अब dyz को जब रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसी सबसेल के किसी दूसरे ऑर्बिटल को जब रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप +2 के अलावा इसमें से कोई वैल्यू लेंगे। जैसे कि -2 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, +1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ -2 ले लेता हूँ। तो इसमें कई जगह ये पढ़ाया जाता है कि pz को जो है 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और px और py को प्लस या -1 किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये गलत है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि pz को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, या ऐसा भी आपको कहीं लिखा मिल जाएगा या कहीं भी पढ़ाया जाएगा कि dz² को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। आप इनमें से किसी भी नंबर से किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखें कि अगर एक ऑर्बिटल को आप किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर चुके हैं तो फिर दूसरे ऑर्बिटल को आप उसी नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई नंबर ढूंढना होगा। तो हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो बताता है कि किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, और उनका ओरिएंटेशन क्या हो सकता है स्पेस में वो भी बताता है। जैसे px है तो वो x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होगा, py है तो वो y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होगा। ये नंबर भी बताता है और उसका ओरिएंटेशन भी बताता है। ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो देखा था उसी को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख रखा है। जल्दी से देखते हैं। अगर n का वैल्यू कहीं 4 है, यानी कि अगर 4th सेल है तो l का वैल्यू 0 से लेके 3 तक जाएगा। l का वैल्यू 0 1 2 3। अगर 0 है तो वो s सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर कहीं l का वैल्यू 1 है तो वो p सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है, px, py और pz, और तीनों के लिए अलग अलग m का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। उसी तरह से अगर l का वैल्यू 2 है तो ये d सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 5 अलग अलग ऑर्बिटल हैं क्योंकि m का 5 डिफरेंट वैल्यू है, -2 से लेके +2 तक का सारा इंटीग्रल वैल्यू, और ये सारा ओरिएंटेशन जो पॉसिबल है वो लिखा हुआ है। इसको हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल में डिटेल से समझेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 3 के लिए m का वैल्यू -3 से लेके +3 तक 7 अलग अलग वैल्यू है, यानी कि 7 पॉसिबल ऑर्बिटल है। लेकिन ये 3 जो है वो f सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका कि ओरिएंटेशन अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग इसमें लास्ट पॉइंट देखेंगे कि अगर n और l का वैल्यू सेम है लेकिन m का वैल्यू डिफरेंट है तो ऐसा सभी ऑर्बिटल जो है उसका एनर्जी सेम होता है, बशर्ते कि वहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। मैं ये एग्जाम्पल से यहाँ बताता हूँ। जैसे 3D XY और 3D YZ है। ये यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, यानी कि ये थर्ड सेल का d सब सेल का एक ऑर्बिटल है dxy। यहाँ पे l का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, और dxy के लिए m का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं।
मैं मान लीजिए 1 ले लेता हूं। उसी तरह से 3DYZ है तो यहाँ भी थर्ड सेल है तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। d सब सेल है तो l का वैल्यू 2 हो जाएगा। और DYZ ऑर्बिटल है तो m का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप +1 नहीं लेंगे क्योंकि +1 यहाँ हम ले चुके हैं। तो यहाँ मान लीजिए मैं 0 ले लेता हूँ, 0 या +2 ले लेता, कुछ भी 0 ले लिया। तो यहाँ देखिए इन दोनों ऑर्बिटल्स में ये मान लीजिए 3DXY ऑर्बिटल है और ये 3DYZ ऑर्बिटल है। इन दोनों ऑर्बिटल्स में n का वैल्यू तो सेम है, l का वैल्यू भी सेम है, लेकिन m का वैल्यू डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वहां एब्सेंट होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। मैंने अभी आपको बना के भी दिखाया था। यहाँ पे ये पांचों जो d ऑर्बिटल है, इन पांचों d ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा क्योंकि इसके लिए n का वैल्यू भी सेम है और l का वैल्यू भी सबके लिए 2 है। और अगर ये थर्ड सेल का d सब सेल है तो n का वैल्यू भी सबके लिए 3 है। तो n और l का वैल्यू अगर सेम है तो इसका एनर्जी सेम होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है तो उस केस में ये d ऑर्बिटल टूट जाता है। उस केस में सबका एनर्जी सेम नहीं रह पाता है। इसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट बोलते हैं, जिसको कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। उस केस में ये d ऑर्बिटल ऐसे टूट जाता है, ये सेम एनर्जी पे नहीं रहता। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि सेम सब सेल का ऐसा ऑर्बिटल अगर है जिसका एनर्जी सेम है, यानी कि n और l का वैल्यू सेम है, तो उसे हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि ये d का पांचों ऑर्बिटल आपस में डीजेनरेट है। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2px, 2py, 2pz, ये 3 ऑर्बिटल है तो इसके लिए n का वैल्यू 2 है और सब में p है तो इसके लिए l का वैल्यू 1 है। तो इन तीनों ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1 जो कि सेम है। तो ये तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा। कब? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो एनर्जी सेम होगा, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत चीज मिला होगा। इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि किसी सबसेल में कितना ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल का क्या क्या ओरिएंटेशन हो सकता है। ये हम लोग जब ऑर्बिटल का शेप पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे कि ओरिएंटेशन क्या हो सकता है। उसके बाद इसने बताया कि किसी ऑर्बिटल को हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल कब कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में स्पिन क्वांटम नंबर के साथ। धन्यवाद।